हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। और मैं फिर आज आप लोगों के लिए जो है स्टैटिक जीके की इस क्लास में आप लोगों के सामने हूं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, ठीक है, जो रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे छात्रों, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे स्टैटिक्स जीके के पॉइंट हैं जो इस समय जो परीक्षा हो रही है एनटीपीसी के, उसमें ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के लिए ये मैं पॉइंट्स आप लोगों को अवेलेबल करा दूँ, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए और आप लोग इसमें सिलेक्शन ले लें, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब ज़्यादा शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। क्योंकि जितना शेयर करेंगे बच्चे और भी जो तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी, इससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं कि एक पॉइंट को और सबकी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, और इसे आप लोग नोट कर लें, क्योंकि नोट करेंगे तो तैयारी अच्छी होगी आप लोगों की। देखिए, पहला पॉइंट इसमें है कि जनसंख्या किस सूची का विषय है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जनगणना, ये जनगणना की सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। देखिए, दोनों में अंतर देख लें। जब जनसंख्या को पूछेगा कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो क्या बताएंगे आप? समवर्ती सूची। क्या बताएंगे? समवर्ती सूची। और जब जनगणना को कहेगा, जनगणना को पूछेगा, तब क्या बताएंगे आप? यह हो जाएगा संघ सूची हो जाएगा आपका, ठीक है। दोनों में अंतर है। जब जनसंख्या को पूछेगा तो समवर्ती सूची, और जब जनगणना को पूछेगा तो संघ सूची का ये विषय है, ठीक है ना। अरे, संघ सूची संबंधित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट विषय है उसका। अगला पॉइंट देखेंगे कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है। देखिए, पॉइंट को देखें कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है। तो ध्यान दें, दूध से दही बनाने में जो है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। अरे, जीवाणु होता है, ठीक है ना। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। और ध्यान दें एक चीज और, कि ये जो लैक्टो शब्द है, ये कहीं भी आएगा तो आप तुरंत समझ लेंगे कि दूध से संबंधित है ये, क्योंकि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? लैक्टोमीटर का। यहीं से आप लोग याद कर लेंगे, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं? दूध की शुद्धता को मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो लैक्टो शब्द आएगा तो आप लोग समझ लेंगे कि ये दूध से संबंधित है, ठीक है। नोट करते चले एक एक पॉइंट को, और खूब ज्यादा वीडियो को शेयर करते चले, जिससे और भी जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न है आपका कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। और यदि भारतीय महिला पूछे, भारतीय महिला पूछे अगर, तब क्या करेंगे आप? भारतीय महिला की बात करेगा तब हो जाएंगे आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, ठीक है। अध्यक्ष केवल पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन है, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, ठीक है। और ये एनी बेसेंट जी है, ये आयरलैंड के हैं। कहाँ के हैं आपका? आयरलैंड, आयरलैंड के हैं। कब बनाई गई ये? 1917 में। कब? 1917 में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने 1917 में, ये आयरलैंड की थी, ठीक है। चलिए, अब अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है ये गरीबी से है। किससे है आपका? गरीबी से, ठीक है ना। और एक और समिति यहाँ पे आती है, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति को भी पूछ लेता है, ये भी किससे संबंधित है आपका? तो गरीबी से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव। कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव। और अंटार्कटिका को ही हम लोग क्या कहते हैं? चलता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं, या गतिशील महाद्वीप इसको कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे कि जनरेटर का आविष्कार किसने किया। जनरेटर का आविष्कार किसने किया?
माइकल फैराडे ने। किसने किया? माइकल फैराडे ने। अगला पॉइंट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और यहां से विटामिन सी के बारे में कुछ और भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। ठीक है, घुलनशील है। ठीक है ना। और इसी विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत हमको रहती है, सबसे ज्यादा हम इसी विटामिन को क्या करते हैं? लेते हैं, बी और सी को। ये बॉडी में जो है स्टोर नहीं होती है। क्या? बॉडी में ये स्टोर नहीं होती है। और इससे जो बीमारी होती है कौन सी होती है आपका? तो स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग इससे होता है। और ये स्कॉर्बिक अम्ल होती है। क्या होती है आपका? ये स्कॉर्बिक अम्ल कही जाती है, स्कॉर्बिक अम्ल होती है आपका। और इससे स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़ा इससे प्रभावित होता है आपका, मसूड़े से खून आता है। ठीक है ना। तो ये विटामिन सी के बारे में कुछ पॉइंट्स। आइए अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट कौन सा है आपका? एम्पियर किसका मात्रक है? पॉइंट है आपका कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो ध्यान दें, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। यहां देखेंगे एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का है आपका। ठीक है। इसके बाद है कि प्रतिरोध का, यहां पे देख लेंगे कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। यहां पे देखेंगे ये ओम किसका है? प्रतिरोध का है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 1951 और 56 के बीच ये इसकी समयावधि है पहली पंचवर्षीय योजना की। और ये हैरड डोमर मॉडल पे ये आधारित है। किस पर? हैरड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट के हम लोग देख लेंगे, चर्चा करेंगे। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये पेपर में बहुत रिपीट कर रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था। तो पहले तो ये जान ले राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है? तो ये उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। और जर्मनी के सहयोग से लगाया। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से इसको लगाया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में निम्नतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो भारत में निम्नतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। अब देखिए यहाँ पे निम्नतम जनसंख्या सिक्किम की है, तो अधिकतम कहाँ की है? अधिकतम की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य पूछेगा, सबसे बड़ा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तब क्या लगाएंगे आप? तब हो जाएगा गोवा आपका। ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है। आइए अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ओजोन छिद्र की खोज किसने की? फारमैन ने की। किसने की? फारमैन ने की आपका। अब ओजोन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ओजोन के बारे में आइए, ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? O3 होता है। ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना। ओजोन से संबंधित एक आपका प्रोटोकॉल हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। यानी कि ओजोन परत का जो परमाणु, ओजोन जो गैस होती है उसका जो परमाणु ये सूत्र पूछ ले तो O3 आप लगाएंगे। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना। इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल हुआ था कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इससे संबंधित है आपका। ठीक है ना। और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। और ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो कौन सी है आपका? डाल्टन। किसमें मापते हैं?
डाप्सन में मापते हैं हम लोग। और ओजोन क्या करती है, इसका काम क्या है, तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमको क्या करती है, बचाती है ये। ठीक है, तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें ओजोन परत के बारे में। ठीक है, आइए अगला चर्चा देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है। तो ध्यान दे, रिकेट्स रोग का संबंध जो है ये विटामिन डी से है, जिसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है आपका, कैल्सीफेरॉल नाम है इसका, इस विटामिन का। रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है, तो विटामिन डी से है। नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है आपका। ठीक है ना। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य की रोशनी। क्या है आपका, सूर्य की रोशनी सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है ये। और इसी जो है रिकेट्स रोग को ही हम क्या कहते हैं, रिकेट्स रोग को ही हम लोग कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट को देख लेंगे तो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से ये लगाया गया। अगला है यहाँ पे दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। किसके सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से। नेक्स्ट है बोकारो लौह संयंत्र। बोकारो लौह संयंत्र या बोकारो स्टील प्लांट भी बोलेंगे आप। कहां पर है ये, झारखंड में है। और किसके सहयोग से ये लगाया गया, तो यह भी रूस के सहयोग से लगाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और सबसे छोटी पक्षी की अगर बात करेंगे तो क्या है, वो है हमिंग बर्ड। क्या है आपका, हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटी पक्षी है आपका। ठीक है, तो प्यारे छात्रों ये रहे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके के पॉइंट जो रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लें, तैयार कर लें। और ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है ना। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।